तो स्टूडेंट्स, इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर 14 में आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले टर्न पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यानी आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और फिर उसका एक पर्टिकुलर केस बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस किया था, जो कि पोटेंशियल काइंड फ्लो के लिए वैलिड है। और इसी कंटिन्यूएशन में आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रीमलाइन। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रीमलाइन। along streamline flow। मतलब इसका यह है कि अगर कोई फ्लो स्टीम लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, या यूं कहें कि स्टीम ट्यूब फ्लो है। मान लीजिए कि ये एक स्टीम ट्यूब है जिसमें फ्लो स्टीम लाइन के अलॉन्ग है। ये सब स्टीम लाइन्स हैं। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इसको देखते हैं। दिस इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ स्टीम ट्यूब। तो आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसा कि आपको बताया गया था। दिस इज आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और स्टीम लाइन के अलॉन्ग यानी वन डायमेंशनल फ्लो अलॉन्ग स्टीम लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। लेट द स्मॉल आर्क length along a streamline is ds, and a dimension of length along a streamline is s. Then for one dimensional flow along an arbitrary path S for stream tube। तो ये इक्वेशन 1 जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसमें जो फ्लो का पाथ है वो एक्स एक्सिस के एस के अलॉन्ग लिया गया है। तो फिर ये जो मान लीजिए वेलोसिटी किसी पॉइंट पर v है, तो ये इक्वेशन देखिए चेंज हो जाएगी। v वन डायमेंशनल पाथ है और स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर v है, तो ये देखिए इक्वेशन v और डॉट का मतलब प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं रहा वेक्टर का, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन नहीं है आप। और ये डेल ऑपरेटर होगा डेल बाई डेल एस के डेरिवेटिव अलॉन्ग एक्सिस एस। क्यू मीन्स v। और
ये है बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, F ले लेते हैं, और ये बॉडी फोर्स S डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा डेल P बाई डेल S, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। तो ये इक्वेशन 1 जो है रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 2 में। Let the only body force is the force due to gravity तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ये है, तो फोर्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास क्या होगा, G, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन ये लेना है हमें S डायरेक्शन में, तो ये फ्लो की डायरेक्शन S की डायरेक्शन है, और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो डाउनवर्ड लगता है, तो बॉडी फोर्स पर यूनिट मास G ये डाउनवर्ड होगा। S के अलाउंग फोर्स क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो है जो कि S के अलाउंग है, और सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यानी S के डायरेक्शन में होगा, G कॉस अल्फा, ये S के अपोजिट डायरेक्शन है, S हमने इस डायरेक्शन में लिया, तो इस डायरेक्शन में होगा माइनस G कॉस अल्फा, इस डायरेक्शन में होगा G कॉस अल्फा, और फ्लो की डायरेक्शन यानी S की डायरेक्शन में होगा माइनस G कॉस अल्फा, तो Fs इज माइनस G कॉस अल्फा, ओके, Fs इज माइनस G कॉस अल्फा। तो फिर ये क्वेश्चन 2 जो है क्या बन जाएगी, डेल V बाई डेल T, V डेल V बाई डेल S, और ये माइनस G कॉस अल्फा 1 बाई रो मीन्स डेंसिटी डेल P बाई डेल S। अब कॉस अल्फा क्या है ये जरा देखिए, ये हमने ट्यूब का एक स्मॉल सेक्शन लिया है, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट यूँ समझ लीजिए, तो ये जो हाइट है ये मान लीजिए है h, और या DH ले लीजिए, DH इसलिए कि किसी फिक्स बेस से ये हाइट h ले लें अगर स्टीम ट्यूब की यहाँ तक, तो फिर ये हो जाएगी h प्लस DH, ठीक है, तो इसको हमने DH कहा है। और ये जो आर्क लेंथ है, ये जो लेंथ है स्टीम ट्यूब की, ये DS ले लीजिए, स्मॉल आर्क स्मॉल लेंथ DS, तो ये जो है इसको हम DS ले लेते हैं।
ds ये अल्फ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ा होगा और फिर ये भी अल्फ़ा होगा। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे आप तो cos अल्फ़ा क्या मिलेगा? cos अल्फ़ा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो dh बाई ds, और इसी को हम लिखेंगे डेल एच बाई डेल एस। कोई फ़र्क नहीं है, एक्चुअली ये है यही। तो इसको हम लिख देंगे, एक्चुअली टाइम पे भी डिपेंडेंट होगा और डिस्टेंस पर भी, तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे हैं। cos अल्फा इज डेल एच बाई डेल एस फॉर स्टडी फ्लो। अगर फ्लो स्टडी है यानी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लो है तो समय पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से। और अब यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एस, डी एच बाई डी एस, डी पी बाई डी एस। और आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा इसका, अगर आप इंटीग्रल करेंगे तो ये मिल जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो मिलेगा ही। तो ये होगा 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी एच माइनस पी प्लस डेंसिटी कांस्टेंट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो ये इसमें मर्ज होकर कांस्टेंट ही हो जाएगी। और चाहे तो इसको ऐसे ही लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। डेंसिटी को नीचे भी रख के ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है, इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, तो वी हैव 1/2 रो स्क्वायर प्लस जी एच प्लस दिस इज कांस्टेंट, और रो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो दिस इज कांस्टेंट, another constant obviously. Density is mass per unit volume. अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, जिस भी फिक्स वॉल्यूम के लिए हम अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, कोई फ्लूइड पार्टिकल लें, तो फिर यहाँ पे मास हो जाएगा, ये भी मास हो जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एक आपको परिचित इक्वेशन मिलेगी, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच पी वी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन PV is constant. So this is the equation of motion along steam line. कोई फ्लो अगर हो रहा है तो स्टीम लाइन के अलॉन्ग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं
ऐसे। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पर जो बॉडी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बर्नौलीज इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि बर्नौलीज इक्वेशन अगर वन डायमेंशन में लिखनी हो, यानी एक डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ के लिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये जो इक्वेशन है ये बहुत कुछ बताती है। बहुत कुछ का सेंस ये है, इस सेंस में कह रहे हैं कि देखिए ये जो इक्वेशन हमको मिली है, जिसको हमने अभी इस फॉर्म में देखा है, इसका एक आपको यूज़ बताते हैं, जो एक एप्लीकेशन बताते हैं जहाँ पे देखने को मिलता है। जो क्रिकेट की बॉलर्स स्विंग कराते हैं उसमें ये इक्वेशन यूज़ होती है। उसको समझने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, इससे उस चीज़ समझ में आ जाएगी। स्विंग कराना, जब बॉलर बॉल को स्विंग कराता है तो जब बॉल को फेंकता है तो वो बॉल हवा में एक डायरेक्शन में स्विंग कर जाती है, यानी घूम जाती है। हवा में बॉल का घूमना कैसे समझा जाएगा, ये देखिए। इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो बॉल है, लेदर का जो बॉल होता है उसमें इस तरीके से दो टुकड़ों में होती है। उसमें ये सिलाई होती है, सीम जिसे कहते हैं, और इधर लेदर है इधर लेदर है। दोनों लेदर के टुकड़े आपस में इस तरीके से सिल के जोड़े जाते हैं। तो बॉलर बॉल को एक तरफ रफ रखता है और एक तरफ क्लीन करके उसको स्मूथ रखता है। ऐसा करने से क्या होता है, जब बॉल को फेंका जाता है तो बॉल एयर में मूव करता है। तो जब एयर में मूव करेगा तो इसके दोनों साइड में एयर कांटेक्ट में आएगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। चूंकि ये सरफेस रफ है तो इससे जो हवा टकराएगी, फ्रिक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी इधर की साइड की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि ये साइड चिकना है और इससे जो हवा टकराएगी उसमें फ्रिक्शन कम होगा। तो दोनों तरफ फ्रिक्शन के फर्क की वजह से इधर की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ये इक्वेशन जो है वो ये कहती है। अच्छा, यहाँ पे हम ये मान लें कि जब बॉल फेंकी जाएगी तो ये मान लीजिए कि ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से जब बॉलर बॉल फेंकता है तो ये जो फेंकता है जब बॉल, तो हाथ से जब इधर से छूटता है और दूसरी तरफ जब जाता है, तो ये मान लें कि ये जो हाइट है ये ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। इसमें इतना चेंज नहीं आता है कि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये हमने एच लिया है बेस से, ठीक है। और ये अगर स्मॉल चेंज यहाँ पे आएगा भी तो वो इतना माने नहीं रखता। तो ये ऑलमोस्ट क्वांटिटी फिक्स रहती है, GH फिक्स रहती है। तो ये भी इधर कांस्टेंट में ही चली जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन बनेगी इस तरह के, दिस इज कांस्टेंट। और ये जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी होगी। हवा में बॉल अगर फेंक रहे हैं तो हवा की डेंसिटी ऑलमोस्ट फिक्स है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ
पे डेंसिटी कुछ है, यहाँ जाते जाते बदल जाएगी बीच में। तो एयर है, एयर की डेंसिटी फिक्स है, तो इसको भी कांस्टेंट में ही मर्ज कर लेंगे, ये भी चला जाएगा कांस्टेंट में। ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब कुल मिला के आपकी इक्वेशन बन गई, ये कांस्टेंट में चला जाएगा। तो इसका चेंज नहीं कुछ होगा, ये तो कांस्टेंट है ही, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। तो दिस प्लस दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू आउट दी फ्लो। यानी कि जब बॉल मूव करेगी तो पूरे मोशन के दौरान इसका और इसका सम कांस्टेंट रहेगा। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये दोनों का सम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यूं कहें वेलोसिटी स्क्वायर और प्रेशर का जोड़ जो है ये कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये जब कांस्टेंट बना रहेगा तो यहां देखिए जब बॉल फेंका जाएगा तो दो साइड हैं हवा का। बॉल के इस साइड में, इसको मान लीजिए कि राइट साइड ले लें और एक लेफ्ट साइड। तो जब बॉल मूव करेगा तो उसका एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा। बॉल इधर अगर जाएगा तो हवा जो इससे टकरा रही है वो मान लीजिए कि इधर जा रही है। समझने के लिए, हवा तो अपनी जगह रुकी हुई है, लेकिन जब बॉल इधर फेंकी जाएगी तो जो हवा इससे टकराएगी तो आप यूँ समझ लीजिए कि बॉल स्टेशनरी है और हवा मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी एयर। अब ये साइड मान लीजिए रफ है, ये वाला साइड इधर है, ये रफ है तो इधर वेलोसिटी कम है और इधर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉल के संपर्क में जो हवा आ रही है, जब बॉल तेज़ी से फेंकी जाएगी तो ये वेलोसिटी लार्ज होने से इस साइड में प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा और इधर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉल इस साइड में घूम जाएगी। यानी कि ये अगर इधर वेलोसिटी ज़्यादा है इधर, तो इधर प्रेशर कम होगा, तो बॉल इस डायरेक्शन में ऐसे स्विंग करने की संभावना है, ऐसे। तो जो बॉलर होते हैं, वो जो होशियार बॉलर होते हैं, वो सीम को इसी तरीके से पकड़ते हैं कि सीम जो है सीधी बनी रहे। अब ये मान लीजिए कुछ बॉलर अगर इसको घुमा रहे हैं, ये घूमता हुआ जा रहा है, यानी कि ये जो साइड है ये बार बार बदल रहा है, कभी रफ इधर आ जा रहा है, कभी रफ इधर जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं बार बार इस तरह से चेंज होने से एयर में जो है आप समझ सकते हैं कि ये सिद्धांत लागू ही नहीं होगा, क्योंकि कभी वेलोसिटी इधर ज़्यादा हो जा रही है, कभी उधर ज़्यादा हो जा रही है। अगर बॉल घूमता हुआ जाएगा तो स्विंग नहीं हो पाएगा बॉल। तो बॉल को स्विंग कराने के लिए ज़रूरी है कि सीम स्ट्रेट बनी रहे। यानी कि जब बॉल हवा में मूव करे तो जो ये सीम है इसका, ये फिर ये सीधा बना रहना चाहिए। सीम सीधा बना रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी यहाँ है सीम ऐसे, तो कुछ देर बाद सीम ऐसे हो जाए और फिर अगले पल ऐसे हो जाए। ये घूमता रहेगा तो फिर बॉल स्विंग नहीं करेगा। और ये भी तय है कि बॉल स्विंग कराने के लिए फास्ट बॉल होना ज़रूरी है। एक स्पिनर बॉल को स्विंग नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दोनों तरफ रिमार्केबल डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई खास डिफरेंस नहीं है, बॉल इतना स्लो मूव कर रहा है कि इधर और कि इधर की वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है? केवल रफनेस की वजह से आ रहा है। तो अगर ये भी नहीं होगा, एकदम नया बॉल स्विंग करा दे कोई, ये भी बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। नया बॉल अगर स्विंग कराना तो फिर हवा का सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी हवा घूम रही होगी तभी घुमा पाएंगे। अदरवाइज नए बॉल को स्विंग कराना आसान काम नहीं है। बहुत अच्छा बॉलर होता है वही कराता है। तो जब तक बॉल एक हद तक मैला नहीं हो जाता, गंदा नहीं हो जाता
और वो भी इस तरीके से 4-6 जब ओवर हो जाएंगे कि तो बराबर रगड़ते रहने से एक तरफ चिकना एक तरफ रफनेस जब इतना हो जाएगा तभी बॉल स्विंग होता है। तो बॉल कुछ ओवर के बाद ही स्विंग करना शुरू करता है। ये जो अच्छे क्रिकेट के जानकार होंगे उनको ये बात पता होगी। और बॉल में जितनी तेज़ी होगी उतना ही अच्छा स्विंग होगा। तेज़ी होने से वेलोसिटी में डिफरेंस अच्छा मिल जाएगा और इसलिए से बॉल स्विंग करेगा। और बॉल अगर स्पिनर फेंक रहा है तो बॉल इतनी धीमे है कि वेलोसिटी इतनी दोनों तरफ कम है कि उसका डिफरेंस भी फिर उसी हिसाब से कम ही होगा। तो अगर डिफरेंस मतलब भर का नहीं है तो बॉल स्विंग नहीं करेगा। तो बॉल का जो स्विंग कराना है वो इस बर्नौलीज इक्वेशन से समझा जा सकता है। तो एक बात तो ये हो गई, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, इसको सवाल में यूज करेंगे। अब हम जो है अपना दूसरा टॉपिक कंसिडर करते हैं